नमस्कार। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा शर्मा। आइए आज की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहली खबर आपको बताते हैं बांदीकुई से। बांदीकुई उपखंड की ग्राम पंचायत अरनिया में साक्षरता कला दस्ता द्वारा एक प्रेरक और रोचक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रोचक साक्षरता के गीत और डिजिटल साक्षरता से संबंधित प्रस्तुतियां दी गई। कला दस्ता के कलाकारों ने यह संदेश दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कलाकारों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम में साक्षरता कला दस्ता के कलाकार महेश बनापुरिया, संतराम यादव और राधा मोहन शर्मा शामिल रहे। इसी दौरान साक्षरता प्रभारी लक्ष्मण सैनी एवं जनप्रतिनिधि ललित नारायण शर्मा, रंगलाल ठेकेदार, रघुवीर सैनी और संस्था प्रधान सहित समस्त विद्यालय स्टाफ यहां पर मौजूद रहा। बांदीकुई से गुमान सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खाजूवाला क्षेत्र की रबी की बुवाई के बीच यूरिया खाद की किल्लत से किसानों की परेशानी चरम पर है। शुक्रवार को एक बार फिर किसान सुबह करीब 6 बजे से ही खाजूवाला सहकारी समिति के आगे लंबी कतारों में इंतजार करते हुए नजर आए, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप खाद उपलब्ध नहीं हो पाई, जिससे कि किसानों को काफी निराशा देखनी पड़ी। कृषि अधिकारी सुभाष चंद्र ने यहाँ पर बताया कि इस बार गेहूं की और सरसों की बुवाई अधिक होने के कारण क्षेत्र में यूरिया की मांग बढ़ गई है, जिससे कि अचानक खाद की कमी महसूस हुई है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि विभाग अगले 2 से 3 दिन में लगभग 7,000 बैग यूरिया भी यहां पर उपलब्ध कराने जा रहा है, जिससे कि किसानों को बड़ी राहत भी मिलने वाली है। खाजूवाला से धर्मपाल लेघा की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यूरिया की अभी क्या है कि जैसे रबी के अंदर सिंचाई वाली बढ़िया समय पे मिली है, सरसों का जो एरिया है रकबा है वो भी ठीक है और गेहूं का भी रकबा बढ़ा है, तो इसके देखते हुए किसान जो है वो आज इको की जो खाद है आई हुई है। लगभग 7,000 बैग जो है खाद आने हैं और एक गाड़ी 700 बैग की अभी आई हुई है। किसान जो है वो लाइन में और हम लोग जो 2-2 करके उनको वितरण करवा रहे हैं। लगभग 30,000 प्लस हेक्टेयर सरसों का और 7 से 8,000 हेक्टेयर लगभग गेहूं का भी जान है और इसके साथ साथ चने का भी थोड़ा भी जान है। वितरण अभी एक गाड़ी जैसे पहुंची है, इसके बाद और भी गाड़ियां पहुंचेगी। 2 बैग प्रति किसान के हिसाब से दे रहे हैं। खाजूवाला क्षेत्र में हमने 7,000 कट्टे अभी खाद और मंगाई है, जिसमें एक गाड़ी KVS में आ गई है और करीबन 2-3 गाड़ियां और रहनी है। बाकी ग्राम पंचायतों में भी जो समितियां बनी हुई है, 20 बीडीर, 14 बीडीर, 5 KYDीर, वहाँ सभी जगह खाद जाएगी। भी हिसाब से वितरण होगा। करीबन 7,000 कट्टे यूरिया के भी हमने और रैंक लगाए भी समय समय पर खाद जैसे रैंक लगते हैं खाद का वितरण हो रहा है। खूब व्यवस्था कर रखी है हमने, तो थोड़ी बहुत संख्या क्या है कि ज्यादा होती है तो कुछ जैसे भी यहाँ करीबन हम 400 लोगों को खाद के कट्टे दे रहे हैं। उसके अलावा मंडी के अंदर ही 2-3 दुकानों पे अभी एक ट्रक सब पे आनी है और यहाँ जो GSS है उसमें भी एक ट्रक शायद आज शाम को या कल आएगा। और क्षेत्र की विभिन्न छोटी छोटी पंचायतों में भी जहाँ समितियां बनी हुई है वहाँ भी आज शाम तक या कल तक यूरिया पहुंचेगी। ये मामला है कि हम सुबह यहाँ 5 बजे गए हैं, तो यहाँ पहले तो कहते हैं ये खाद नहीं आएगी, आने वाली नहीं है, तो यहाँ सभी पहले लाइन बहुत थी, फिर वहाँ बीच में खिंड गए, तो हम यहाँ 10 मिनट के लिए काम चले गए। हमारा पहले नंबर था, तो हमारा काट के अब 180 पर आ चुका है नंबर। हमारा बहुत पीछे चला गया। सुबह के 5 बजे का कोई फायदा नहीं आने का और हमारे को कोई प्रभाव नहीं हो रहा है और बीच में पुष्कर भाव लेके खाद चल रही है और यहाँ रैंक भी लगे हुए हैं और खाद में हर रोज की आती है, आधी गाड़ी ब्लैक में चली जाती है, बिल्कुल नहीं मिल रही किसानों को। बड़े बड़े जो हैं किसान उनको मिली जा रही है और ट्राली भर के ले जा रहे हैं, 350-400 रुपए में घटा दे रहे हैं। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने शुक्रवार को जिला कारागृह का औचक निरीक्षण कर जेल की आंतरिक व्यवस्थाओं, बंदियों की स्थिति और सुरक्षा प्रबंधन का गहन मूल्यांकन किया। इसी दौरान ADM सिटी और जेल अधीक्षक भी यहां पर मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद कलेक्टर शुक्ला ने यहां पर कहा कि बंदियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने विशेष रूप से मेडिकल वार्ड का निरीक्षण किया और जल्द ही आवश्यक सुधारों और आधुनिक सुविधाओं को शामिल करने पर जोर दिया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। केंद्रीय कारागृह का निरीक्षण किया गया
इसमें मुख्य बिंदु यही थे कि जो अंदर बंदी है उनसे इंटरैक्ट भी किया, सभी वार्ड्स की स्थिति जानी, जेल सुपरिटेंडेंट साहब एडीएम सिटी के साथ ये पूरा निरीक्षण किया गया। मेडिकल के जो वार्ड्स हैं अंदर, डिस्पेंसरी है, उनकी स्थिति, उनमें क्या नई चीजें की जा सकती हैं और सुधार लाया जा सकता है, इस पे थोड़ा चिंता और चर्चा की। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में ये देखा चल के कि कहाँ कहाँ पे अभी आईटीआई के माध्यम से यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है बंदियों को। बहुत अच्छा लगा देख के कि काफी अच्छी कार्विंग की स्किल्स यहाँ पे सिखाई जा रही है। इसके साथ ही एक महिला अफसरों के लिए भी और महिला बंदियों के लिए भी टॉयलेट की जो व्यवस्था है उस पे चिंतन किया है कि अगर कोई स्पेशल पिंक टॉयलेट यहाँ के लिए हम सैंक्शन कर सके, जो यहाँ की मांग भी है। और सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था पे भी चर्चा की, जो अभी खाना और पानी वगैरह सभी बिजली के उपयोग से किया जा रहा है, तो कैसे इसको सस्टेनेबल लिया जा सके, एक मॉडल की तरह साबरमती सेंट्रल जेल की तरह कैसे इसको सोलर पे लिया जा सके, इस पे चर्चा की। केंद्रीय धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोरोली रोड पर देर रात एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान शामिर पुत्र घूरेलाल निवासी कमलापुर थाना मनिया के रूप में हुई है। परिजनों ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि शामिर देर रात नीम की बसई गांव से पैदल अपने घर लौट रहा था और इसी दौरान वह अचानक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। कोतवाली थाने के एसआई अश्वनी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस टीम दुर्घटना के बाद फरार हुए ट्रैक्टर की भी तलाश में जुट गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। धौलपुर जिले के सेपा उपखंड के किसानों की सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए हाल ही में नहर में पानी छोड़ा गया और इसी क्रम में पंचायत समिति सेपऊ के प्रधान दुष्यंत बघेल ने जल प्रवाह और सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जरौली माइनर का भी निरीक्षण किया। प्रधान दुष्यंत बघेल ने ग्रामीणों से यहां पर चर्चा की और फिर मौके पर जाकर नहर की साफ सफाई, पानी के स्तर और प्रवाह व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। माइनर में गंदगी देखकर प्रधान ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन पर कॉल कर आवश्यक निर्देश दिए कि पानी बिना किसी बाधा के किसानों के खेतों तक पहुंचे और सफाई व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त भी यहां पर किया जाए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर धौलपुर से। भारत सरकार के राष्ट्रव्यापी अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार के तहत शुक्रवार को धौलपुर के नगर परिषद टाउन हॉल में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था लोगों की अदावाकृत वित्तीय संपत्तियों को उनके वैध दावेदारों तक पहुंचाना। आपको बता दें कि अधिकारियों ने यहां पर बताया कि धौलपुर जिले के लोगों की लगभग 19 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास अदावाकृत डेप्थ फंड में जमा है, जहां पर कोई भी दावा नहीं किया गया है। भारत सरकार ने बैंक जमा, बीमा, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन सहित इन सभी अदावाकृत वित्तीय संपत्तियों को उनके सही हकदारों तक पहुंचाने के लिए यह अभियान शुरू किया, जो अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक चलेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सेडवा अखंड मुख्यालय से हर साल की तरह इस साल भी अजमेर शरीफ के लिए एक विशाल पैदल जत्था रवाना हुआ। जामा मस्जिद से रवाना हुए 150 लोगों के इस जत्थे को धर्म गुरु और नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जत्थे में शामिल सभी जायरीन हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचकर देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगेंगे। सैयद सोबत अली शाह ने बताया कि ये पैदल जत्था हर साल रवाना होता है। इस जत्थे में कुल 150 लोग शामिल हैं जो अपनी मन की मुरादें लेकर अजमेर शरीफ जा रहे हैं। पैदल जाने वाले ये लोग लगभग 10 दिन में सेडवा से अजमेर का सफर अपना पूरा करेंगे। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अलवर शहर को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जागरूकता रैली का आयोजन किया। शहर के मुख्य बाजारों चूड़ी बाजार, सराफा बाजार, होम सर्कस और आसपास के क्षेत्रों में निकाली गई इस रैली का उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। आपको बता दें कि इस रैली के दौरान नगर निगम की टीम ने दुकानदारों और राहगीरों को प्लास्टिक फ्री अलवर अभियान के बारे में समझाया और पर्यावरण हित में वैकल्पिक सामग्री यानी कि पेपर बैग, कपड़े के थैले अपनाने की अपील की। नगर निगम अधिकारी
निशा लखानी ने बताया कि प्लास्टिक प्रदूषण आज गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्लास्टिक की रोकथाम बेहद ही जरूरी है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। है कि प्लास्टिक मुक्त अलवर, हम चाह रहे हैं कि जो ये पन्नियां दुकानदार बेच रहे हैं ये ना बेचे और प्लास्टिक मुक्त कागज के या कपड़े के थैले बेचे। इसके लिए हमने दफ्तर कद से और कंट्रोल रूम तक प्लास्टिक मुक्त जोन घोषित किया है कि इसमें बिल्कुल भी पन्नी की बिक्री नहीं होगी। और बाकी हम सभी दुकानदार से समझाइश कर रहे हैं कि प्लास्टिक के आइटम जैसे डिस्पोजल होते हैं जो वैध नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका उपयोग ना करें, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, जब्ती की भी की जाएगी। आज हमने रैली निकाल के समझाइश की है। अग्रिम कार्रवाई में पॉलिथीन जब्ती की कार्रवाई होगी। 120 mm से नीचे की पॉलिथीन यूज ना करें, सभी दुकानदार भाइयों से अनुरोध। अलवर शहर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने अब सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त ने अतिक्रमण कर रहे लोगों पर कड़ी फटकार लगाई और टीम को सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त न करने का स्पष्ट निर्देश दिया। आयुक्त के निर्देशों के बाद नगर निगम की टीम चूड़ी मार्केट और होप सर्कस क्षेत्र के पास पहुंची। इस क्षेत्र के व्यापारियों को कई बार समझाने के बावजूद वे अपना सामान सड़क तक फैलाकर व्यापार कर रहे थे। नगर निगम अधिकारी निशा लखानी ने यहां पर बताया कि शहर में अतिक्रमण की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। समझाने और नोटिस देने के बावजूद भी कई बार लोग बात मानने को तैयार नहीं होते। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अपनी दुकान के बाद सामान नहीं रखे, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि हम जाते हैं तो हटा लेते हैं और हमारे आने के बाद दोबारा लगा लेते हैं। तो अभी हमने गाड़ियों के लिए भी बोला है कि गाड़ियों की 3-3 लाइन लगा देते हैं। तो ये बोला है कि एक लाइन के बाद जो भी गाड़ी होगी वो नगर निगम द्वारा जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा जो भी सामान अगर हमें दुकानों के बाहर मिल गया वो हम जब्त करेंगे। और रेडी पटरी वालों को भी बोला है कि दोबारा यह लगी तो सबके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बाजार बहुत छोटे हो गए हैं, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। मतलब 2 लोग भी यहाँ पर अच्छे से अगर आए तो दुकानों में नहीं घुस पाते हैं, इतना ज्यादा अतिक्रमण कर रखा है। इसमें 5-5 फुट की सड़क हो गई चूड़ी मार्केट के अंदर। तो हम ये ही चाह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो अलवर, जिससे कि लोग यहाँ आ सके बाजारों में। अब बाजारों में ही नहीं आ पा रहे हैं, कहीं गाड़ियां लगा रखी हैं, कहीं दुकानदारों ने सड़क तक सामान लगा रखा है। बाहर सामान लगाने से बिक्री नहीं होगी, बिक्री होगी आपकी क्वालिटी से। तो हम सभी व्यापारियों से समझाइश करें कि आप स्वयं अपने स्तर से सामान हटा लें। खबर बांदीकुई से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पंडितपुरा में आज नव भारत साक्षरता अभियान और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कला जत्था के कलाकारों द्वारा विद्यार्थियों और ग्रामवासियों को जागरूक किया गया। कला जत्था के कलाकार सतराम यादव, महेश बनापुरिया, राधा मोहन शर्मा और ललित नारायण शर्मा ने जन जागरण गीतों, नाट्य प्रस्तुति और संवाद के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी। उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर ग्रामीण को प्रेरित किया। ब्लॉक समन्वयक रवि शर्मा शंकर ने ये बताया कि डिजिटल युग में प्रत्येक नागरिक का तकनीकी रूप से सक्षम होना कितना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान और ई सेवाओं का सुरक्षित उपयोग आज की मूलभूत सुविधा और जरूरत बन चुका है। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कोटा शहर के रामपुरा थाना क्षेत्र स्थित बाजार में एक ज्वेलरी शोरूम में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर जयपुर से माल सप्लाई देने आए एक व्यापारी को अचानक हृदय गति रुकने यानी कि हार्ट अटैक आया, जहां पर शोरूम मालिक के बेटे ने तत्काल सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली। और ये घटना 11 दिसंबर की दोपहर को हुई है। शोरूम के मालिक विमल जैन ने यहाँ पर बताया कि जयपुर से व्यापारी राजकुमार सोनी उसकी दुकान पर माल सप्लाई देने आया था। विमल जैन उस पर समय दुकान पर ही मौजूद नहीं थे। उनका बेटा वरुण जैन वहां पर बैठा था। सीपीआर के बाद राजकुमार सोनी रिवाइव होकर सामान्य हो गए। दुकानदार के परिवार ने उन्हें अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन उन्होंने खुद को स्वस्थ महसूस किया और बाद में पैदल ही दुकान से वापस ले गए। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं।
खबर करौली से। राजस्थान की भजनलाल सरकार के सफलतम 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज करौली में सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एलईडी जागरूकता रथों का उनको रवाना किया गया। रथों को रवाना किया गया। वहीं पर आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह खर्रा प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और सपोटरा विधायक हंसराज मीणा ने संयुक्त रूप से रथों को हरी झंडी दिखाकर यहां पर रवाना किया और इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिर पर मंगल कलश रखकर रथों के आगे आगे चलती हुई नजर आई, जिससे कार्यक्रम में उत्साह और श्रद्धा का माहौल बन गया। रथों की एक खास विशेषता ये भी थी कि इनमें एक सुझाव पेटिका भी रखवाई गई, जिसके जरिए आमजन सीधे सरकार तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने इसकी शुरुआत की और प्रभारी मंत्रियों ने अपने प्रभार के जिलों में जाकर विकास रथों को गांव में रवाना किया है। 2 वर्ष में जो हमारी सरकार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को और आम जन को जो योजनाएं लागू की है, धरातल पर लाया गया है, उन सब का दर्शन कराने के लिए आम जनता के बीच में उन बातों को रखा जाएगा। और एक विशेष बात, इन रथों में एक सुझाव पेटिका भी रखी गई है, जो क्षेत्र के लोग भविष्य में और क्या विकास होना चाहिए, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए हम और क्या संकल्प ले सकते हैं। करौली जिले में भ्रूण लिंग परीक्षण को रोकने वाले पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने हिंडौन मुख्यालय पर 4 सोनोग्राफी सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने भगवान महावीर हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, हमायरा अस्पताल और राजगिरीश सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने सेंटरों पर सोनोग्राफी पंजिका और एफ फॉर्म की बारीकी से जांच की। डॉक्टर मीणा ने बताया कि भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के कार्य में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मुखबिर योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सही सूचना देने पर 3 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर घड़साना से। श्रीगंगानगर पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की। घड़साना पुलिस और रेंज स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हीरोइन बरामद की है और 2 तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया है। एसएचओ देवीलाल सहारण ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने तस्करों के पास से 207 ग्राम हीरोइन जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस कार्रवाई में कांस्टेबल सुखजोत सिंह अहम भूमिका उन्होंने यहाँ पर निभाई है। इस सफल कार्रवाई में नशे के तस्करों में भय का माहौल और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास का माहौल बन गया है। घड़साना से निशान सतराना की रिपोर्ट आप सभी को हम दिखा रहे हैं। पुष्कर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में इस बार अधिवक्ता मदन लाल सांखला ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया है। त्रिकोणीय मुकाबले में सांखला ने अपने प्रतिद्वंदी अधिवक्ता जगदीश चौधरी को 49 मतों के भारी अंतर से मात दी है। विजय के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन सांखला ने अपनी जीत का श्रेय अपने गुरु अधिवक्ता कुलदीप पारासर पूर्व अध्यक्ष को समर्पित की है। वहीं परिणाम घोषित होते ही अधिवक्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। ढोल धमाकों की ताल पर साथियों ने फूल मालाओं से सांखला का भव्य जुलूस भी निकाला। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये सब कुछ मेरे जो गुरुजी है कुलदीप जी पारासर बॉस, उनकी वजह से ही मैं आज 12 का चुनाव जीत पाया हूँ और उनके जो कुछ भी हूँ मैं आज उनकी वजह से ही हूँ। उनकी मेहनत ने ही मुझे ये इस पद पे बिठाया, नहीं तो उनकी ताकत थी कि मैं आज 12 पद पे हूँ। क्या कुछ आगामी दिनचर्या रहेगी? मैं जो भी मेरे जो साथी अधिवक्ता है उनके लिए, उनके हितों के लिए हमेशा उनके साथ तैयार रहूंगा और मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं मेरा कार्यकाल पूरा करूंगा। परिणाम ये है कि अभी तीनों प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े थे, जिनमें मदन लाल जी सांखला विजय घोषित हो गए, उनको 83 वोट मिले। जगदीश प्रसाद जी चौधरी साहब को 34 वोट मिले हैं और अर्जुन सिंह जी राठौड़ साहब को 2
वोट मिले हैं। कुल 122 वोट थे, जिसमें से 119 वोटों का मतदान हुआ है। इस प्रकार मदन लाल जी विजय घोषित हुए। आज हमारे पुष्कर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के जो चुनाव हुए उसमें 122 वोटर्स थे, जिसमें से 119 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, और जिसमें से मदन सांकला को 83, जगदीश जी चौधरी को 34 और अर्जुन सिंह जी को 2 वोट। इस प्रकार मदन जी सांकला 49 वोटों से विजय घोषित किए गए, जिनका 15 तारीख सोमवार को पदभार ग्रहण का कार्यक्रम चुनाव समिति द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आज पुष्कर भारत एसोसिएशन के 2025-26 के चुनाव हमारे चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी श्री एस के चौधरी, सहायक चुनाव अधिकारी अरुण जी वैष्णव, संदीप जी पारासर के नेतृत्व में पूर्ण हुआ। इसमें सभी अधिवक्ताओं की जीत है। मदन सांकला को सबसे भारी मत मिले हैं। हम लोग ये सभी अधिवक्ताओं की जीत के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हैं। भविष्य में हमने पूर्व मेरे कार्यकाल के अंदर माननीय मंत्री महोदय सुरेश जी रावत ने एससीजेएम कोर्ट की स्थापना करवाई थी। हमने उनसे मांग करी थी, हमारी मांग पे एससीजेएम कोर्ट खुली है। अब हम सरकार से माननीय सुरेश जी रावत के मार्फत सीएम साहब से मिलेंगे और एडीजे कोर्ट की स्थापना के लिए उनसे निवेदन करेंगे, और अधिवक्ताओं के चैम्बरों के लिए और अधिवक्ताओं के लिए कॉलोनी के लिए मांग करेंगे। हम लोग सभी मिलजुल कर सभी अधिवक्ता के साथी हर अधिवक्ता की मदद के लिए तैयार व तत्पर रहेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। करौली बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसमें अधिवक्ता जयेंद्र सिंह यादव ने धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए रिकॉर्ड 10वीं बार अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया। चुनाव अधिकारी नगेंद्र व्यास की देखरेख में हुए इस चुनाव में कुल 194 मतदाताओं में से 175 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जयेंद्र सिंह यादव ने अपने प्रतिद्वंदी धीरेन्द्र वैसला को 41 मतों के अंतर से हरा दिया है। वहीं जयेंद्र सिंह के अध्यक्ष बनने की खबर सुनते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने उन्हें माला पहनाकर साफा बांधकर उनका भव्य स्वागत किया है। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजधानी जयपुर में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करधानी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को 32.77 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। झोटवाड़ा एसीपी आलोक सैनी के सुपरविजन में थानाधिकारी सवाई सिंह और डीएसटी वेस्ट टीम प्रभारी गणेश सैनी के नेतृत्व में टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपी अब्दुल अजीज और साकिर हुसैन को 206 बीघा निर्माणाधीन बिल्डिंग के पीछे कालवाड़ रोड से धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है, ताकि इस अवैध कारोबार से जुड़े नेटवर्क का पता लगाया जा सके। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्रीकरणपुर बार संघ के चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। बार संघ के 72 साल के इतिहास में ये केवल तीसरी बार है जब पदाधिकारियों के लिए मतदान हुआ है, क्योंकि इससे पहले अधिकतर पदाधिकारी निर्विरोध चुने जाते रहे। बार संघ में कुल 69 मतदाता थे, जिनमें से कुल 68 मतदान डाले गए। अध्यक्ष पद पर जसकरण गोदारा ने मात्र 1 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। विनय गर्ग सचिव बने हैं। चुनाव अधिकारी ने यहाँ बताया कि इससे पहले वर्ष 2019 और 2022 में भी मतदान हुआ था। इलाके के प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकार अमित लक्की धवन ने सभी नवनिर्वाचित वकीलों को जीत पर बधाई दी है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ये विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजधानी जयपुर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए खोरा बीसल थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक आरोपी राहुल शर्मा को 31.20 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। झोटवाड़ा एसीपी आलोक सैनी के सुपरविजन में थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह और डीएसटी टीम प्रभारी गणेश कुमार सैनी के नेतृत्व में टीम ने ये महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने आरोपी राहुल शर्मा को धर दबोचा। वहीं पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क के संबंध में भी गहनता से पूछताछ कर रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डीग से राज्य सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को ऐतिहासिक जल महल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने संयुक्त रूप से प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इसके उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ने जिले के विकास का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इसी अवसर पर कलेक्टर उत्सव कौशल, एसपी ओम प्रकाश मीना और जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा भी मौजूद रही। डीग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। जिले वासियों को गंभीर रोगों की जांच के लिए बाहर न भटकना पड़े, इसी के लिए डीग में अति आधुनिक मैमोग्राफी, एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें भी स्थापित की जाएंगी। वही कामा एवं कुम्हेर सीएचसी को उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है। 82 उप स्वास्थ्य केंद्रों और 12 पीएचसी को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में संचालित कर ग्रामीणों को घर के पास इलाज दिया जा रहा है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बस्सी से। राजकीय महाविद्यालय बस्सी में आज राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 की वार्षिक गतिविधियों के अंतर्गत जेंडर सेंसिटाइजेशन यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता विषय पर एक विशेष सत्र और एक दिवसीय कार्यशाला का यहां पर आयोजन किया गया। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर राम नारायण मीणा ने जानकारी देते हुए कहा है कि लैंगिक जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य जेंडर असमानता के प्रति संवेदनशीलता, समझ और ज्ञान को बढ़ाना है। विशेष सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर बीना शर्मा ने छात्राओं को जेंडर सेंसिटाइजेशन विषय पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न अवधारणाओं और समाज में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को भी गलत बताते हुए उनके अधिकारों के बारे में छात्राओं को अवगत कराया। बस्सी से रामफूल मीना की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बीकानेर से। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव रामनिवास कुकड़ा के नेतृत्व में किसानों की 3 सूत्री मांगों को लेकर बीकानेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कुकड़ा ने बताया कि पूरे प्रदेश में केवल बीकानेर में सरकारी फसल तुलवाई के लिए बिजली बिल अनिवार्य है, जिससे हजारों किसान खरीद से वंचित रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि गिरदावरी में गड़बड़ी है तो उसकी जांच हो, लेकिन उसका भुगतान किसानों से नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही ऑनलाइन टोकन प्रणाली में गड़बड़ी के कारण भी किसान वंचित हो रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन पोर्टल पुनः शुरू किया जाए। कई स्वीकृत खरीद केंद्र बंद हैं, उन्हें तुरंत चालू किया जाए। उन्होंने यहाँ पर कहा कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करके फसल तुलवाई में पारदर्शिता लाई जाए और किसानों से रिश्वत लेने की प्रथा को बंद किया जाए। इसी अवसर पर जिला परिषद सदस्य राम भादु और एनएसयूआई शहर जिला अध्यक्ष हरिराम गोदारा भी मौजूद थे। बीकानेर से संजीव पारासर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ से खबर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के कमांड क्षेत्र हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर में किसानों के खेतों पर सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की गई है। इसी संबंध में आज कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उपखंड थालडका में सुमित माहर यानी सहायक अभियंता की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। जल संसाधन विभाग की राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के तहत कुल 5040 कृषकों के खेतों में सोलर पंप संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और इसी योजना के तहत किसानों को 60% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। शेष 40% राशि कृषकों को स्वयं वहन करनी होगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जल संसाधन उपखंड थालड़का में श्रीमान सहायक अभियंता श्री सुमित जी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग की तरफ से जो सोलर कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे उनके बारे में एक छोटी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें किसानों को सोलर सिस्टम पर सुविधाएं जो दी जाएंगी उसके बारे में विचार विमर्श किया गया, जिसमें किसानों को 3 HP, 5 HP और 7.5 HP के सोलर कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इन सोलर कनेक्शन में उद्यान विभाग से ज्यादा छूट के साथ सोलर सिस्टम उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें रोटोमैक कंपनी के जो सोलर सिस्टम है वो किसानों को दिए जाएंगे। तो मैं सभी किसानों से निवेदन करता हूं कि सभी किसान इन सुविधाओं का लाभ लें और अतिरिक्त छूट के साथ सोलर सिस्टम लगवाएं। इसमें आपको जिन किसानों की छोटी काश्त है उनके लिए बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे किसानों को एक साथ पूरे पैसे न देकर किस्तों में पैसे। WSRPD परियोजना के अंतर्गत IGNP स्टेज फर्स्ट के किसानों को सौगात देने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इस संबंध में आज अतिरिक्त मुख्य अभियंता के निर्देशों के अनुसार आज मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में मौके पर उपस्थित स्टाफ, अध्यक्ष, TC मेंबर व कृषकों के साथ
और जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय से पहुंचे अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। उन्होंने मीटिंग के अंदर सोलर पंप स्थापित करने के लिए किसानों को प्रेरित किया, जिससे क्या है कि किसानों को आने वाले दिनों के अंदर अपने सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके अंदर 3, 5 और 7.5 HP की मोटर की सुविधा है, जिस पर सरकार के द्वारा 60% टोटल कॉस्ट का अनुदान सरकार दे रही है, बाकी 40% कॉस्ट का ही भुगतान प्रार्थी को डीडी के द्वारा जमा कराना है। इस संबंध में आज किसानों के द्वारा डीग जिले में वित्तीय जागरूकता और बैंकिंग सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को किशनलाल जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपकी पूंजी आपका अधिकार विषय पर एक वृहद जिला स्तरीय जागरूकता एवं सहायता शिविर का आयोजन किया गया। जिले के अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में पड़ी अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि को उनके वास्तविक हकदारों तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के उप महाप्रबंधक सागर पवार और अग्रणी जिला प्रबंधक निखिल लॉल मौजूद रहे। शिविर में 137 लोगों को उनकी अनक्लेम्ड डिपॉजिट के सर्टिफिकेट सौंपे गए। इसके अलावा 2 आश्रितों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्लेम और 5 लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना के प्राण नंबर भी वितरित किए गए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। दिन भर की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, और नई अपडेट और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।